भी 10th स्टैंडर्ड का कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं होगा जिसको ये पता नहीं होगा कि फ्रेंच रेवोल्यूशन क्या होता है। आज मैं इसी के रिलेटेड कुछ शॉर्ट पॉइंट्स में आपको बताऊंगा जो आपके लिए बहुत अच्छे होंगे और वो आपको याद भी नहीं कर रहे होंगे। इन एग्जामिनेशन यू विल राइट ऑल द थिंग्स इजीली। Marked by several violent and bloody revolutions. French Revolution is this extraordinary moment when people began to believe that you could actually recreate almost everything in a society. And a new republic would be born in blood. The blood of the French Revolution. देखो क्या होता है, फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है ना, कंटिनेंट्स दुनिया में 7 है और उसमें से एक ही यूरोप। और हम कहते हैं EUROPE, तो ई होता है वो साइलेंट रह जाता है। हम यूरोप पढ़ते हैं, मतलब मिस्र जिसको हम कहते हैं। तो मिस्र में इन यूरोप एक मुल्क है जिसका नाम है फ्रांस। और फ्रांस में ही ये प्रॉब्लम थी कि मोनार्क सिस्टम चल रहा था वहां पे। अब मोनार्क सिस्टम क्या होता है, देखो गवर्नमेंट के बहुत सारे फॉर्म्स है, डेमोक्रेसी है, थियोक्रेसी है, ऑटोक्रेसी है, मोनार्ची है, तो ऐसे ऐसे फॉर्म्स है। लेकिन मैं आपको कह रहा हूं कि मोनार्ची तो आ रही है, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। अब इसमें क्या हो रहा था, ये हेरिडिटी रूल था जिसको हम कहते हैं वरासती हुकूमत थी, जिसमें से पहले या तो एक बाप था, उसके बाद उसका बेटा या बेटी, व्हाट्स एवर, बट एट टुगेदरली इट वाज एन हेरिडिटी रूल। और यही प्रॉब्लम चल रही थी फ्रांस में। लुइस 16 जो था, इसको 16 ऐसे नाम पड़ा क्योंकि मैंने यहाँ पे कोट किया कि ये हेरिडिटी रूल था। अब हेरिडिटी रूल मैंने बताया, अब आ चुके थे 15 आ चुके थे और वो 16 वाला यही था, तो इसीलिए इसका नाम पड़ गया लुइस 16। फ्रांस जो था ना, फ्रांस के लोग बहुत तंग आ चुके थे। अब जो ये टैक्स इनसे कलेक्ट कर रहे थे, ये सपोज मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं कि अगर कोई कंपनी है, फॉर एग्जांपल किस चीज के मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, फॉर एग्जांपल दिस इज अ शूज, मैं शूज की एग्जांपल दे रहा हूं। ये अगर मार्केट में 250 का है, तो जो कंपनी इसको बनाने वाली होगी ना, उसने अगर इसको 230 में ही मतलब बनाया होगा, लेकिन टैक्स तो देना है, किसी भी चीज, हर किसी चीज को टैक्स देना है। अब क्या हुआ, फ्रांस में यही प्रॉब्लम थी कि फ्रांस को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया था। 3 तबके वहां पे बनाए गए थे, एक था फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट। तो पहले स्टेट में जो थे ना, रईस लोग थे, अमीर लोग थे, दे वर वन ऑफ द रिचेस्ट पर्संस इन द फ्रांस एट दैट वेरी मोमेंट। एंड आफ्टर दैट द सेकंड इन विच नोबल्स वर एडेड, जिसको हम कहते हैं कि उनमें वो आर्ट बनाने का था, ऐसा कुछ था। तो तीसरे में जो थे ना, हमारे टाइप के लोग थे, उसमें से क्या थे, किसान थे, बट समवेयर दे वर एजुकेटेड, उनमें से एजुकेटेड भी थे और बहुत सारे लोग ऐसे भी थे। मतलब अगर टैक्स जो लिया जाता था ना, तो वो किन विचारों से लिया जाता था, वो थर्ड स्टेट से ही लिया जाता था। तो इट वाज अ बिगेस्ट मिस्टेक। तो अगर मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, एक बंदा रिचेस्ट है, दूसरा बंदा पुअर है, आप उसी को टारगेट कर रहे हो जिसके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, और उसको टारगेट नहीं कर रहे हो जिसके पास एवरीथिंग है। द वन हु has what we can say that a person having all facilities and no need of anything, and a person who is suffering with a lot of problems, तो आप उसी को टारगेट कर रहे हो। ये तो मुल्क में बिल्कुल ही ऐसी चीजें बनाएगा। और अब मैं बताता हूँ, देखो क्या होता था, मैंने 3 तबके बता दिए आपके। अब देखो जब फ्रांस बना था ना, फ्रांस उस वक्त बहुत सारे ये थे, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, इसमें क्या होता है, मोनार्ची में क्या होता है, मोनार्ची खत्म करनी थी फ्रांस को। अब लोगों को इज्जत नहीं किया जाता था। जब लोगों की आप सुनेगी ही नहीं, तो लोगों को इज्जत ही भला कैसे करेंगे। यही प्रॉब्लम तो फ्रांस में ही थी ना। और उसके बाद मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, जब लोग आपके हक से सही नहीं है, जब आप लोगों को राइट्स नहीं दे रहे हो, तो वो सहमत ही बेचारे कैसे होंगे। सही बात है। और आप उनको ही टारगेट कर रहे हो, उनसे टैक्स ले रहे हो, तो ये भी सही नहीं है। तो ये कुछ चीजें हैं। और उसके बाद जब मीटिंग बुलाई गई थी, ये मैं कुछ पॉइंट्स बता रहा हूँ आपको। वाराणसी जो है ना, वो फ्रांस में एक प्लेस है, याद रखना, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट प्लेस है फ्रांस में, वाराणसी जिसको हम कहते हैं। तो फिर जब वर्ल्ड वार हो गया था, वहाँ पे ट्रीटी ये साइन हो गई थी, वो आप आगे पढ़ेंगे 10th में जाके। तो मैं आपको यही चीज़ समझाने जा रहा हूँ कि जब बादशाह को कोई लॉ बनाना था या टैक्स इंक्रीज करना था, या डिक्रीज तो नहीं करने वाला था, इंक्रीज करने वाला था, या कोई न्यू लॉ आने वाला था, तो बादशाह एक स्टेट जनरल मीटिंग बुलाता था, या स्टेट जनरल मीटिंग बुलाता था वो।
और उसमें से क्या होता था कि जो फर्स्ट स्टेट थे ना उसमें से 300 बंदे आते थे, सेकंड स्टेट में 300 बंदे आते थे। अब देखना प्रॉब्लम क्या हो रही थी, और थर्ड स्टेट में जो आ रहे थे ना वो 600 बंदे आ रहे थे। अब अगर फर्स्ट स्टेट का बंदा पार्लियामेंट में यानी लुईस 16 के हाउस में चला जाता है, उसको चेक ही नहीं किया जाता है क्या ये बंदा एजुकेटेड है या नहीं। दूसरी बात, जो दूसरे तबके के लोग थे ना उनको भी ये चेक नहीं किया जा रहा था कि क्या ये बंदा एजुकेटेड है या नहीं है। वो आर्टिज्म थे, कुछ लोग रिचेस्ट थे। हाँ, अगर मैं आपको एग्जांपल दूंगा लेकिन बट इट विल बी वायलेट द पॉलिसीज, तो आई विल नॉट गिव द एग्जांपल ऑफ दैट वेरी थिंग। तो जो थर्ड वाला तबका था ना, आई मेंशन्ड अ पॉइंट हियर that they were educated at that very moment, और उनको चेक भी किया जा रहा था कि पहले आप एजुकेटेड हो या नहीं हो। मुझे एक चीज बताओ, बात वही करेगा जिसके पास एजुकेशन होगा। हम कहते हैं नॉलेज इज पावर, बट आई एम टेलिंग दैट अप्लाइड नॉलेज इज पावर। अप्लाई जो आप अप्लाई करते हो, आपके पास स्पीच होनी चाहिए, बोलना ही है। एजुकेशन से एक इंसान बोल सकता है, एजुकेशन के बिना इंसान कुछ नहीं बोल सकता। क्या बोलेगा जब वो अनपढ़ है, जब when he is nothing, when he has not information of anything, यही चीज है ना। तो अब जब गए तो यही प्रॉब्लम और एक थी इन थर्ड स्टेट वालों के साथ कि इनकी जो वुमेन्स थी उनको अलाउ नहीं किया जाता था। फर्स्ट जो सेकंड थी उनको अलाउ किया जाता था। अब ये बेचारे अपने दुख दर्द बोलते तो किससे बोलते, कोई सुनता ही नहीं इनकी। ये भी एक प्रॉब्लम बन जाती। अब इनको क्या किया जाता, जब फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट को आगे बिठाया जाता इस फ्रांस के इस पार्लियामेंट में, और थर्ड स्टेट की जिसकी मेजॉरिटी थी वहां पे उनको पीछे बिठाया जाता था। दे वर डोमिनेटेड। और उसके बाद फ्रांस में जितने भी सोशल वर्कर्स थे ना, जो समाज के बारे में लिखने वाले थे, उन्होंने दे कंसल्ट देम एंड आफ्टर दैट दे told in the parliament that we are also the citizens of France and we should be equal. We are equal in our law. We are equal in front of you people. Then why you people are dominated us? If you are taking tax from we people, you should also take tax from them. बात तो सही है ना। तो इसके बाद में आपको ये हो गया, मतलब ये मेन प्रॉब्लम थी। अब फ्रांस में रेवोल्यूशन क्यों आ गया, मैं आपको रेवोल्यूशन बता रहा हूँ। रेवोल्यूशन का मतलब होता है कि टू ब्रिंग न्यू चेंजेस, नए चेंजेस लाना। अब नए चेंजेस किसने लाया? अरिस्टोटल जो था इसने टर्म दी दैट रेवोल्यूशन मीन्स व्हेन यू ब्रिंग न्यू चेंजेस। मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, 60 की बात करेंगे, व्हेन बिफोर 2 or 3 years मैं ऐसे वीडियो भी नहीं बनाता था, ऐसे में स्पीच भी नहीं दे रहा था, मतलब एज नॉर्मल एज लाइक नथिंग का। तो उसके बाद मैंने सोचा कि कुछ ना करना है, तो मैंने उस लम्हे को छोड़ दिया और मैं इस लम्हे में आ गया। इट मीन्स आई पुट रेवोल्यूशन, आई ब्रिंग एन रेवोल्यूशन, आई ब्रिंग ए न्यू चेंज इन माई सेल्फ। सो दैट मीन्स व्हेन यू ब्रिंग न्यू चेंज इन योर सेल्फ, दैट बिकम्स रेवोल्यूशन फॉर यू पीपल, है ना। तो यही फ्रांस में था। इंशाल्लाह वीडियो लंबा बन गया, नेक्स्ट पार्ट हम इसी में डिस्कस करेंगे, क्योंकि फ्रांस के लोग अब बहुत तंग आ चुके थे। दे वर नॉट टॉलरेटिंग दीज थिंग्स, वो बहुत मायूस थे, मतलब इतना जुल्म किया फिर लुईस 16 ने। लेकिन फिर फाइनली क्या हो गया, कैसे मतलब इनको हक मिले, कैसे इन्होंने जैसा महात्मा गांधी का भी एक नारा है, यूनाइट वी स्टैंड, यूनाइट वी फॉल, वो चीज़ें भी मैं इसमें एग्जाम्पल के ज़रिए मैं आपको समझाऊंगा सब चीज़ें कैसे। फिर इसमें मतलब कॉन्स्टिट्यूशन बना फ्रांस में, या कौन कौन सी चीज़ें हो गई, तो मैं वो आप सबको इसी लेक्चर में बताऊंगा। तो अगर आप नहीं हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। विश यू ऑल द बेस्ट एंड आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू, I would upload all the videos of all the subjects. It will be mathematical, science, whatsoever it will be. I'm available without Urdu or Kashmiri. I'm sorry for that, because if you are interested in someone, that if you are interested in something, then as you know, right? So wish you all the best. Thank you a lot.